हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रिया चंद्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है 14 दिसंबर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए मैं एक क्रैश कोर्स आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको साइंस का पोर्शन कंप्लीट करवाऊँगी और चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। इवन कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी डिस्कशन किया जाएगा। तो ओवरऑल जो आपकी सीटेट पेपर 2 मैथ एंड साइंस ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का प्रिपरेशन यहाँ से कवर अप हो जाएगा चंद्रा क्लासेस से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ एटम। मेनली आप सभी को पता होगा कि जो भी सिलेबस रहता है वो 6 to 8 साइंस एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं हम सभी। तो एनसीईआरटी बेसिस से ही उसके शॉर्ट नोट्स एंड कंप्लीट आपको तैयारी उसकी सीटेट पेपर 2 की करवाई जाएगी। तो चलिए हम अपना टॉपिक बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहूँगी कि सीटेट पेपर 2 जो रहता है वो 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें सीडीपी आपकी एज इट इज़ रहती है पेपर 1 की तरह। बट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है यहाँ पे। हमारा जो बच्चों की एज को 11 to 14 ईयर्स की एज के हिसाब से हमें उसको लेके चलना रहता है। तो सीडीपी आपकी एज इट इज़ 30 मार्क्स की रहती है। फिर आपका लैंग्वेज 1 रहता है, जो भी आप चूज़ करते हैं। लैंग्वेज 1 आपका 30 मार्क्स का रहता है और ये भी आपका हो जाता है। और लैंग्वेज 2 जो आप सिलेक्ट करते हैं, हिंदी इंग्लिश वॉटएवर, ये भी आपका 30 मार्क्स का रहता है। और ये सारा आपका 6 to 8 एनसीईआरटी के बेसिस पे रहता है, उसी को फॉलो करते हैं सिलेबस हमारा सीबीएसई। और जो चौथा सब्जेक्ट है हमारा वो है मैथ एंड साइंस। ये मैथ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। बाकी जो आर्ट्स स्ट्रीम्स के रहते हैं उनके लिए सोशल साइंस का ऑप्शन रहता है। तो मैथ्स एंड साइंस ये भी आपका 60 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपका 30 मार्क्स में रहता है आपका साइंस और 30 मार्क्स में मैथ्स रहता है। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपकी कंप्लीट प्रिपरेशंस मैथ एंड साइंस की 60 मार्क्स में से मैं आपका साइंस का कंप्लीट पोर्शन यहाँ पे विद इन 30 डेज में कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक लिया है हमने एटम। क्या है हमारा टॉपिक? एटम, जिसको बोलते हैं परमाणु। तो परमाणु की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। आप सभी को जे थॉमसन का मॉडल भी पता होगा। जे थॉमसन का मॉडल था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटरमेलन मॉडल। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था एटम के बारे में कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो लाइक अ वाटरमेलन है, और जो उसके अंदर जो वाटर में ब्लैक कलर के जो सीड्स धसे हुए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं, और जो रेडिश एरिया होता है वो हमारा पॉजिटिव एरिया होता है। तो वो प्रोटॉन की तरह वर्क करता है हमारा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा रेडिश एरिया पे, पॉजिटिव चार्ज। और जो इसके सीड्स होते हैं ये एक्ट करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन एंड इट कैरी निगेटिव चार्ज। व्हाट? निगेटिव चार्ज। तो ये तो था हमारा थॉमसन का मॉडल।
इसके बाद बोर्स मॉडल भी आया, रदरफोर्ड मॉडल भी आया। तो आप ये बताइए कि एटम में क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने बताया कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को बताया, प्रोटॉन बता दिया पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। बट रदरफोर्ड का एक मॉडल जो आया, रदरफोर्ड ने एक्चुअली, रदरफोर्ड का मॉडल नहीं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था एक। तो उसमें क्या था कि उन्होंने एक गोल्ड फॉइल को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि एटम का जितना भी एरिया है वो ऑलमोस्ट एरिया ब्लैंक है। पूरा एटम का मास जो है वो हमारे कहाँ पे है, सेंटर पे है। तो उन्होंने फाइंड आउट किया, रदरफोर्ड मॉडल, उन्होंने फाइंड आउट किया कि रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, उन्होंने ये रदरफोर्ड मॉडल नहीं कहेंगे हम लोग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहेंगे एक्चुअली। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रिजल्ट दिया कि जो भी एटम का एरिया है वो उसका ऑलमोस्ट मास कहाँ पे है, सेंटर में। और उन्होंने बताया सेंटर पे कौन कौन बैठा हुआ है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज है हमारा पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे चार्ज है हमारा जीरो, नल चार्ज है। बाकी इसके अराउंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट मॉडल आया हमारा बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल जो था, उन्होंने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के बारे में, एक कह सकते हैं कि कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बताने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि जो एटम है इसका सेंटर एरिया जो है, इसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियस। और जो सेंटर में बैठा है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सेंटर में बैठे हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में, किसमें, शेल्स में रिवॉल्व, घूम रहे हैं और जो बिना रेडिएट एनर्जी किए। तो इन्होंने कहा कि एक इन्होंने फॉर्मूला भी दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। अब ये n क्या है, यहाँ पे n है हमारा शेल, n क्या है हमारा शेल। लेट्स से अगर n इक्वल टू 1 है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर एटम में अगर एक शेल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं किसी भी एटम में। तो फाइंड आउट करते हैं हम। इस फॉर्मूले में हम n की जगह वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 2 और 1 का स्क्वायर दैट इज 2। अगर हमारे पास ओनली वन सिंगल सेल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर विल बी 2। जैसे ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं और जो फर्स्ट सेल है उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। सेंटर में कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पूरा शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं विदाउट रेडिएट देयर एनर्जी। नेक्स्ट आता है हमारा कि हमने जो सीटेट के पेपर को लेके अगर हम डिस्कस करें, इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट इसमें और आएगा, वैलेंसी। तो मैं आपको वैलेंसी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक अगर ओनली हमारे पास सिंगल सेल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फिल होंगे, और अगर हमारे पास 2 शेल हैं तो उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। लेट्स से ये हमारा एटम है और इसमें हमारे पास 2 शेल्स हैं, तो फर्स्ट सेल के लिए तो हमने निकाल लिया था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, राइट। और सेकंड सेल में कितना फिल होंगे, तो हम सिमिलरली इस फॉर्मूला में 2n² जो कि बोर्स ने दिया था, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो सेकंड सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, आप भी अपने से करिए। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2, 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड सेल कैन बी
filled only 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं सेकेंड सेल में। ऐसे ही आगे देखिए थर्ड सेल में कितना फिल हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 80। ऐसे 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 हम लोग आगे आगे फर्दर इसको फिल करते जाते हैं। बट अभी मैं आपको एक वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि वैलेंसी क्या है, जहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आपको अभी ये बता दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में 2 फिल कर सकता है, सेकंड सेल में 8 फिल कर सकता है, थर्ड में 18 फिल कर सकता है। बट आगे कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ आपका वैलेंसी का। वैलेंसी जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजकता। संयोजकता क्या कहते हैं इसको हम? संयोजकता। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं? तो दो टर्म्स हैं, एक वैलेंसी है, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों को मैं आपको क्लियर करती हूँ। इसके लिए इन दोनों टर्म्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि मिनिमम आप 30 पीरियडिक टेबल सभी जानते होंगे कि पीरियडिक टेबल में मिनिमम आप 30 तक तो एटॉमिक नंबर पीरियडिक सीरीज में याद रखिए। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 3। ओके 3। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? तो ये है हमारा एटम, ये सेंटर है, यहाँ पे हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल कितनी नंबर ऑफ सेल होंगे? अब आप जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग ये आप फॉर्मूला पुट करके 2n² वाला फॉर्मूला पुट करके आप ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और बता दूं, अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये मैं आपकी न्यूट्रल एटम की बात कर रही हूँ, जो नहीं पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं नेगेटिवली चार्ज है। न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो मैं आपको लिथियम बताना चाह रही थी, तो लिथियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो हमें बनाना है। तो सबसे पहले उसे बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे हम, आइए देखते हैं। 3 है तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हैं हम लोग? कितना फिल कर सकते हैं फर्स्ट सेल में? 2 एंड देन कितना बचा आप? ओनली 1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1। तो जो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट लेके एक टर्म मैंने आपको बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जस्ट नथिंग, इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 है। और मैंने आपको कहा कि कोई भी एटम क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी के लिए उसको क्या करना रहेगा? या तो सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, कितना? एन की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे, आपको अभी बताया है मैंने कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर हम 2 फिल कर सकते हैं, सेकंड सेल में भी 2, थर्ड में 8, 18। बट आपको आगे एक्सेप्शन बताएंगे कि थर्ड में भी हम ऐसे लेके चलते हैं 8। तो यहाँ पे अब इसको स्टेबल होने के लिए या तो अपना 1 देगा, या इसको 8 कंप्लीट होने के लिए इसको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं? 7। कोई 7 इसके साथ शेयर करेगा? नहीं करेगा। तो इसके लिए
शेयर करने का मतलब है कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कम लगेगी। तो ये क्या करेगा, जिसमें लेस एनर्जी होगी वो चीज़ हम करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन लेना हो या फिर देना हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 1। ओके, मैं आप अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाह रही हूँ कि वैलेंसी किसी भी एटम की डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या लेना इलेक्ट्रॉन आसान है या उसको इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है। जो चीज़ ईजिली कर सकता है वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या है हमारा, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारा 7। अच्छा, मैं आपको एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बता देती हूँ। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा, कोई भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। ये जेड से एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया हमने, और किसी भी एटम को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं कि ये कोई एटम है, यहाँ उसका हम नंबर देते हैं, एटॉमिक नंबर। लेट से हम नाइट्रोजन को अगर शो करना चाह रहे हैं तो ये होगा नाइट्रोजन के लिए n, और इसका एटॉमिक नंबर है 7, और ऊपर एटॉमिक इसका मास जाएगा। मैं अभी आपको एटॉमिक मास के बारे में भी बताऊंगी। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। अब इसका कन्फिग्रेशन हम निकालते हैं। कन्फिग्रेशन क्या पड़ेगा, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। नेक्स्ट इसके पास कितने बचे, ओनली 5। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी नीडेड टू फिल द सेकेंड शेल, वी नो 8। सो 8 कंप्लीट करने के लिए इसको क्या कर, मतलब या तो सेल को खाली कर दे या सेल में 8 फिल कर ले, तो विच इज़ ईजियर। तो क्या है, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर इसको 5 इलेक्ट्रॉन देने होंगे। तो विच इज़ ईजियर, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है। तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी नाइट्रोजन की वो क्या हो जाएगी, 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। नेक्स्ट करिए सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसकी हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 2 8 1। सो what is the valency of sodium, we know 1। क्यों, क्योंकि इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है बजाय 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने के। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है, सेम है। चलिए अब हम फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हम फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। जैसे जनरली हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, सॉल्ट का सभी को पता होगा, कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम, कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है, NaCl। NaCl। अब आपको ये पता चला ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो चलिए मैं आप कुछ फॉर्मूले पे डिस्कस कर लेती हूँ, आपको फॉर्मूले के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। NaCl, we know the atomic number of sodium is 11 एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 17। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का होगा हमारे पास 2 8 1, ओके, और क्लोरीन का होगा 2 8 7। इसके पास वैलेंसी क्या है,
अब मैं आपको प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहूँगी कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो चार्ज आएगा पॉजिटिवली, और अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो चार्ज आएगा नेगेटिव। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, दे रहा है तो पॉजिटिव, ले रहा है तो मतलब आ रहा है तो पॉजिटिव आना चाहिए था, दे रहा है तो नेगेटिव जाना चाहिए था। तो मैं इस जो आपकी दुविधा को क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे आपने किसी को पैसा दिया तो आप पॉजिटिव हुए ना, आपके पास किसी का ऋण नहीं है। अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तो उधारी में, मतलब कि आप डेप्थ में चले गए, आप ऋण में चले गए। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा ये देखिएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है दैट मीन्स उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और कोई भी एलिमेंट अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो चार्ज आएगा हमारा पॉजिटिव। क्लियर? ओके, तो हमने यहाँ फाइंड आउट किया कि सोडियम के ऊपर चार्ज है हमारा क्या, +1, एंड क्लोरीन के ऊपर चार्ज है हमारा -1। तो जब चार्ज, अब मैं आपको फॉर्मूला मेकिंग जो बता रही थी कि फॉर्मूले ऐसे बनते हैं, इसके पास चार्ज है 1, ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे +1, और क्लोरीन के पास चार्ज है हमारा -1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये नंबर होता है, ये हमको साइन के साथ नहीं लेना है। साइन तो सोडियम पे क्या है, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया है तो सोडियम पे चार्ज हमेशा क्या रहेगा, +1, और क्लोरीन पे चार्ज क्या रहेगा, -1। बट फॉर्मूला मेकिंग हो रही है, कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, तो इनके पास जो नंबर ऑफ एटम्स जाएंगे, नंबर ऑफ एटम, वो होंगे हमारे NaCl, मतलब 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगी अभी आपको, उससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड, आपने देखा होगा हम लोग क्या लिखते हैं, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, MgCl2, बट हमने यहाँ कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या लिखा, NaCl। तो मैं क्लियर कर दूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये निगेटिवली चार्ज था, बट चार्ज कितना था दोनों पे, 1, तो 1 नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12, क्लोरीन का होता है हमारा 17। इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 2, 8, 2, 8, 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, इनकी वैलेंसी होगी +2, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। तो मैग्नीशियम क्या है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा 287। दैट मीन्स ये अपना स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट मीन्स क्लोरीन हो जाएगा हमारा निगेटिवली चार्ज। अब मैंने आपको फॉर्मूला मेकिंग बताया था कि मैग्नीशियम और क्लोराइड, इनकी वैलेंसी क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 और क्लोरीन की है -1, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला बना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से Mg के पास आया 1 और क्लोरीन के पास आया, ये मैं आपको, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज ना कर जाएं, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। बस आप ऐसे समझिए, इसने इलेक्ट्रॉन अपना दिया था तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज अलग हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज अलग हो जाएगा, वो चीज़ें बहुत अलग हैं, आपके सिलेबस में जब आएंगी तो उनको अलग डिस्कस किया जाएगा। बट आप यहाँ पे समझिए कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा, Mg के पास जाता है 1, क्लोरीन के पास जाएगा 2, तो दो क्लोरीन के एटम एक मैग्नीशियम एटम के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको कहा जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। आई होप अब आपको NaCl और MgCl2 क्लियर हो गया होगा कि फार्मूला मेकिंग कैसे होती है, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। डन, ओके। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे
उन क्वेश्चंस के बिहाफ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा देती हूँ, आप सब लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि एक आयन है, एक आयन है +3 चार्ज, आयन है +3 चार्ज है उसका, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 13, एटॉमिक नंबर 13 है। एटॉमिक मास कितना है उसका, एटॉमिक मास है हमारा जो 27। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने हैं। क्या क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपका प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन था, इसको ट्राई करते हैं। मैंने आपको एटॉमिक मास के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं अभी क्लियर किया है, तो मैं आपको एटॉमिक मास के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर बता दिया कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी न्यूट्रल एटम के सेम होते हैं। और एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि सेंटर में बैठे होते हैं। हमने बताया था कि रदरफोर्ड ने फाइंड किया था कि मैक्सिमम मास जो होता है किसी भी एटम का वो सेंटर में होता है। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला जो है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। ओके क्लियर, ठीक है। हम अपना वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि एक +3 पॉजिटिवली चार्ज आयन है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है एंड उसका एटॉमिक मास जो है वो 27 है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि अगर +3 चार्ज है इसका मतलब है उसने +3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, तभी तो +3 चार्ज हुआ। अगर उसका एटॉमिक नंबर 13 है, न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर कितना है 13 है, तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 13 का कॉन्फ़िगरेशन किया हमने, कोई भी एटम था उसका हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, तो ये होगा 2, 8 और 3। क्लियर, ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इस सीरीज में फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट थे, बट उसने अपनी स्टेबिलिटी के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, दे दिया किसी को, और अब इसके पास बचे 2 एंड 8। तब ये हुआ एटम हमारा, आयन हमारा +3 चार्ज में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज ऑफ दिस आयन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 2 और 8, कितना हुआ 10। तो एक तो हमारा ये निकल गया आंसर। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास 10। अब प्रोटॉन, हमने आपको बताया नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तभी इक्वल होगा जब एटम न्यूट्रल है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है। क्लियर, तो प्रोटॉन हमेशा सेम रहता है एटॉमिक नंबर के, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी हमारे पास 13। गुड। अब बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो मैंने अभी जस्ट आपको क्लियर किया है कि एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो निकाल लीजिए इसी के अकॉर्डिंग। ज़्यादा छोटा हो गया, एटॉमिक मास कितना है इसका, एटॉमिक मास है 27, 27।
तो ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन हमने फाइंड आउट किया, कितना निकला, प्रोटॉन कितना निकला हमारा 13, ठीक है। प्रोटॉन हमारे पास है 13 और न्यूट्रॉन हमें फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हमने n मान लिया और मास है हमारे पास 27। 13 माइनस कर देंगे 27 में से, आंसर आ जाएगा हमारे पास 14। तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए हमारे पास 14। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कंटिन्यू आप इस सीरीज़ में लगातार बने रहिए हमारे साथ। हमारा टारगेट रहेगा कि 14 दिसंबर तक पूरा जितना भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हम सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दें। तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस रहेंगी। तो बने रहिए आप सभी हम लोगों के साथ। धन्यवाद।